इस पाठ की शुरुआत वहीं से होती है। मैंने तय किया कि मुझे जितना हो सके उतना प्यारा दिखना चाहिए, ताकि मैं खुद को प्यारी दिखा सकूं और उन्हें अपना दोस्त बना सकूं। मैंने उन्हें नमस्ते कहा और बताया कि मैं उनकी प्यारी सी छोटी बहन हूं। गर्गेस मेरे इन शब्दों से यकीनन चौंक गया। इट्सिस अपनी बारी में हंसा। क्या मेरी छोटी बहन का दिमाग सच में ठीक नहीं था? मेरे पास आकर उस लड़के ने मुझसे कहा कि जाहिर तौर पर मैंने अपनी प्यारी अदाओं को जानबूझकर इस्तेमाल किया था, क्योंकि मैंने इन हरकतों को अपनी योजना में शामिल किया था। मैं हैरान रह गई। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, ईड्सिस वाकई बहुत चालाक निकला। इतने कम समय में उसने यह भांप लिया कि मैं जानबूझकर अच्छी बन रही थी। उसके बाद वह लड़का हंसा और कहने लगा कि वह मजाक कर रहा था। वह तुरंत समझ गया कि मैं निश्चित रूप से उसकी बहन हूं और मेरे सिर पर हाथ फेरने लगा। गर्गेस ने अपने भाई से पूछा कि वह बच्चे के साथ क्या कर रहा था। भाई कैल ने अपने बेटों से कहा कि भले ही वे अभी वापस आए हों, लेकिन अगर वे मेरे साथ खेलें तो अच्छा होगा। मुझे उनसे घुलने मिलने में समय चाहिए था। इड्सिस ने अपने पिता से चिंता न करने को कहा। उसने मुझे गोद लेने का फैसला किया था, इसलिए वे जिम्मेदारी लेंगे और हमारी बहन की देखभाल करेंगे। एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद ईड्सिस ने लड़कों को अपने साथ गुप्त ठिकाने पर चलने के लिए बुलाया। मुझे समझ नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रहा था, इसलिए मैंने पूछा कि वह किस गुप्त ठिकाने की बात कर रहा था। वह लड़का हैरान था कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था। उनके पास एक गुप्त ठिकाना है जिसके बारे में बड़ों को नहीं पता। इसे एक तरह का सुरक्षित ठिकाना माना जा सकता है। ईडिसिस ने पूछा कि क्या मैं उनके बारे में उत्सुक होंगी। बेशक, मुझे बहुत दिलचस्पी थी। मेरा हाथ पकड़कर उसने कहा कि यह ऐसी जगह नहीं है जहां किसी को भी लाया जा सके। फिर उसने कहा कि वे जा रहे हैं। एक पल बाद भाइयों के जादू का इस्तेमाल करने के कारण लड़के एक अजीब जगह पर थे। कुछ समय बाद हम खुद को एक ट्री हाउस में पाए जहां से चमकीली रोशनी निकल रही थी। मैं जैसे ही अंदर आई, कुछ समय के लिए होश में नहीं आ पाई, क्योंकि मेरा सिर बहुत घूम रहा था। ईड्सिस ने अचानक यह कहने के लिए माफी मांगी कि वे अब भी आए थे, लेकिन वे वास्तव में मुझे यहाँ इसलिए लाए थे क्योंकि वे मुझसे कुछ पूछना चाहते थे। उन्होंने सुना था कि मैंने उर्सुलिन से एक दवा बनाई थी। इस दवा की बदौलत उनके पिता की अपच दूर हो गई थी और इसने शूरवीरों की थकान दूर करने में मदद की थी। इसलिए अपने दादाजी की खराब हालत के कारण लड़के मुझसे चुपचाप कुछ पूछना चाहते थे। मैंने सोचा कि अगर हम दुर्लभता की बात कर रहे हैं तो हम याद कर सकते हैं कि यह 200 साल से भी अधिक पुरानी है। शायद यह पहले ही काफी था। उसी क्षण इड्सिस ने मेज पर टैप किया और कहा कि वह समझ गया कि छोटी बहन स्मार्ट थी। तो वे एक सौदा चाहते थे। वे जानते थे कि मेरी अभी भी शाही महल में कई दुश्मन हैं। उनमें से कम 2 को वे निश्चित रूप से जानते थे। उदाहरण के लिए एलेक्जेंड्रा, जो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और ऐश, जिनके साथ अब उनके मतभेद थे। इसके अलावा लड़कों ने मुझे देखते हुए कहा कि अधिकांश जेन गुट के लिए मैं एक आंख का कांटा हूं। लड़के ने कहा कि मेरे लिए अकेले उनके बीच घिरा होना बहुत नुकसानदेह होगा, लेकिन अगर वे वहां होते तो यह पूरी तरह से अलग कहानी होती। ईड्सिस ने उनकी समस्या में मदद करने के लिए कहा। मैंने कहा कि मैं अपने दादाजी की मदद करूंगी और इस मामले में वे मेरी मदद करेंगे। अगर भविष्य में मुझे कोई समस्या हुई तो वे उसे हल करेंगे। मेरे पास दोनों तरफ उनके रूप में हथियार होंगे। लड़कों ने मुझसे अंत में पूछा कि क्या मैं सहमत हूं। मैंने सोचा, अगर यह एक कार्य है तो सिस्टम खुद इलाज में मदद करेगा, इसलिए यह उतना मुश्किल नहीं होगा। यह उपलब्धि कार्य जितना मुश्किल नहीं है। परोपकारी पोती जिसने सम्राट की बीमारी दुर्लभता को ठीक किया, महल में एक पद लेने का सबसे अच्छा तरीका है। उसी क्षण गर्गेस ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। गर्गेस ने मेरी बहन के सिर पर हाथ रखा और कहा कि मुझे अपनी इच्छा के खिलाफ सहमत नहीं होना चाहिए। इसलिए एक बच्चे से कुछ भी कहना बेवकूफी थी जो बीमारी को ठीक नहीं कर सकता था। फिर वह हंसा और कहा कि हालांकि इड्सिस उसका जुड़वां है, वह लड़का है जो तुमसे सब कुछ चूस सकता है। उस लड़के ने भ्रम में पूछा कि यह कब हुआ। किसी भी तरह गर्गेस ने मुझसे फिर से कहा कि मैं मना कर सकती हूँ। वे इतने बुरे नहीं हैं कि अपनी बहन को सहमत न होने के लिए धमकाएं। जैसा कि अपेक्षित था, गर्गेस न्याय का अवतार है। अगर वह मेरा साथ देता है तो मुझे भी अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता होगी। मैंने इड्सिस के भाई की ओर देखा और पूछा
कि मेरे दादाजी को वास्तव में क्या दर्द हो रहा था। लड़के ने एक पल के लिए सोचा और कहा कि उसने खुद इसे नहीं देखा था, इसलिए उसे सब कुछ निश्चित रूप से नहीं पता था। लेकिन उनके शरीर पर लाल धब्बे थे, खुजली और जलन थी। उन्हें सिर दर्द और चक्कर भी आ रहे थे। यह अपच नहीं था, लेकिन उनके पेट में भी कुछ गड़बड़ थी। मैंने खुजली वाले दाने, सिर दर्द और चक्कर आना सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि मैं जानती हूं कि वे क्या थे। वे विशिष्ट एलर्जी के लक्षण लग रहे थे। मैंने अपने भाइयों से पूछा कि क्या उनके दादाजी ने पवित्र जल जैसी कोई चीज आजमाई थी जो किसी भी बीमारी को ठीक करती है। ईड्सिस ने सिर हिलाया और कहा कि यह बेकार था। इस मामले में आम लोग जिस दवा का उपयोग करते हैं वह काम नहीं करेगी यदि वे नहीं जानते कि एलर्जी क्या है। यह जानकारी जुड़वां बच्चों को भी पता है। यदि यह एक तीव्र एलर्जी प्रतिक्रिया है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह पता लगाना है कि इसका कारण क्या था। मैंने तुरंत सभी बकवास बंद कर दी और अंततः स्पष्ट पर आ गई। खाद्य एलर्जी। मैंने अपने भाइयों से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि उनके दादाजी ने हाल के दिनों में क्या खाया था। ईड्सिस ने जवाब दिया कि सचिवों ने शायद इसे लिखा होगा, लेकिन वे इसे किसी को नहीं दिखाएंगे। अगर कोई रिसाव होता तो कुछ बुरा हो सकता था। मैंने अंततः तय किया कि मैं सही थी। कुछ सम्राट के मुंह में चला गया था। हालांकि अगर यह वास्तव में खाद्य एलर्जी थी तो उनके आहार की जांच करने की आवश्यकता होगी। ईड्सिस ने कहा कि अगर यह बिल्कुल जरूरी है तो एक तरीका है। शिंटाबुरी के अवसर पर वह दादाजी के सचिव को रिश्वत देगा और पूछेगा। मुझे तुरंत समझ नहीं आया कि क्या चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि सम्राट को दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह पसंद है जो सब कुछ इकट्ठा करते हैं, भले ही वह उनका उपयोग न करता हो। यही कारण है कि जो लोग संग्राहक सम्राट को आकर्षित करना चाहते हैं वे साल भर सभी प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं इकट्ठा करते हैं और इस दिन का इंतजार करते हैं जब वे सम्राट को देख सकें, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। इडसिस ने याद दिलाया कि यह दिन फसल उत्सव के 1 महीने बाद आता है। इस दिन लगभग उत्सव का माहौल होता है, इसलिए हर कोई आराम से होता है। मैंने अचानक सोचा कि गेंदा के मरहम को बनाने में कितना समय लगा था। 1 महीना। उस मामले में अगर मेरे पास 1 महीना है तो मुझे मरहम बनाने का समय मिल जाएगा, और अगर यह सम्राट के लिए उपयोगी है तो वह इसे ले लेगा। मैं इस मरहम को आम लोगों को मुफ्त में देना चाहती हूँ। लोग निश्चित रूप से चारा लेंगे और शाही महल के लिए यह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का एक शानदार अवसर है। सम्राट द्वारा परीक्षण की गई नई दवा लोगों के बीच पंखों की तरह उड़ जाएगी। स्वाभाविक रूप से यह लोगों के लिए अफीम के मरहम का विकल्प बन जाएगा। इस तरह मैं अपने कार्यों को एक झटके में पूरा कर सकती हूँ। शिंटाबुरी के दिन, ये वह दिन है जब मेरा मौका आएगा। इड्सिस ने मुझे आश्चर्य से देखा और पूछा कि क्या हुआ था, क्योंकि मैं लंबे समय से चुप थी। मैंने कहा कि सब ठीक था। फिर मैंने फिर सोचा, सम्राट की एलर्जी कितनी गंभीर थी। जितनी अधिक गंभीर थी उतनी ही तेजी से कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। जितनी अधिक गंभीर थी उतनी ही तेजी से कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। भले ही एक 4 साल की लड़की कहे कि वह सम्राट को ठीक कर सकती है, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। पता चला कि मैं केवल शिंताबुरी के दिन का इंतजार कर सकती थी। इस बिंदु पर ईड्सिस ने आश्चर्य से कहा कि उसने सोचा था कि मैं कम से कम एक बार मना करूंगी, लेकिन वह इस बात से प्रभावित हुआ कि मैं इतनी आसानी से सहमत हो गई। लड़के ने कहा कि कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में वह मुझे कुछ भी देगा। मैं कम आश्चर्यचकित नहीं थी। एक पल बाद मैंने कहा कि मेरे पास एक चीज थी जो मैं चाहती थी। चाय पीते हुए ईड्सिस ने पूछा कि वह क्या था। मैंने खुद से सोचा कि अगर वे इस बारे में बात कर रहे थे कि मैं अभी क्या चाहती थी, तो और कुछ नहीं था। कार्य रसोई में चला जाता है। नान्या लिंडेंस्की हैरान होकर मुझसे पूछती है कि क्या मुझे मक्खन चाहिए। मैं जवाब देती हूँ कि मुझे एक पूरा कंटेनर भरने के लिए पर्याप्त चाहिए। नान्या हंसी और तय किया कि सबसे अधिक संभावना है। मैं फिर से कोई चमत्कारिक इलाज तैयार करने वाली थी। रसोई में हर कोई पहले से ही बची हुई बेर की चाय पी रहा था जो मैंने बनाई थी। अगर आप रसोई में काम करते हैं तो आप बहुत सी चीजें चखते हैं। आपके पास मसाले होते हैं और इससे आसानी से पेट फूल सकता है। यह कुछ खास नहीं था, लेकिन यह अच्छा था कि इसने मदद की। मैं खुश थी कि सभी को यह पसंद आया। राजकुमारी शैरीस को, जो वह बड़ा बर्तन उठाने की कोशिश कर रही थी, देखते हुए महिला ने कहा,
यह बहुत भारी है बेटी, मैं इसे खुद ही लाऊंगी। शेरिस ने उसे पीछे बागीचे में लाने को कहा। महिला मुस्कुराई और बोली कि शेरिस बाहर ही इंतजार करे। शेरिस ने कोई बहस नहीं की और झट से बाहर चली गई। किस्मत से मौसम बहुत सुहाना था। शेरिस को यकीन था कि ऐसे मौसम में तेल खूब अच्छी तरह बनेगा और उसने कैलेंडुला के फूल तोड़ने का भी मन बनाया। एक फूल हाथ में लेकर शेरिस सोच रही थी कि क्या यह काफी बड़ा होगा या शायद बहुत छोटा। ठीक उसी पल शेरिस को दादा टॉम्बी ने आवाज दी, जो इन्हीं फूलों की एक पूरी टोकरी ली खड़े थे। इसके बाद पीछे से भीड़ के शोरगुल की आवाजें आने लगीं। इस बीच कुछ और लोग भी फूल तोड़ रहे थे और कह रहे थे कि उनके फूल कहीं ज्यादा अच्छे थे। बूढ़ा आदमी यह देखकर आगबूला हो गया और झल्लाकर बोला, ये लड़के क्यों खाली बैठे हैं? क्या ये वाकई महल के माली बनने की इतनी बुरी तरह से चाह रखते हैं? लड़के असमंजस में पड़ गए और कहने लगे कि यह तो नाइंसाफी थी, क्योंकि वे शेरिस का एहसान चुकाना चाहते थे। शेरिस ने उनके लिए अच्छा किया था और वे भी बदले में वैसा ही कर रहे थे। इन बातों के बावजूद टॉम्बी ने सभी लड़कों को काम पर भेज दिया और फिर राजकुमारी शेरिस से माफी मांगी। आदमी ने कहा कि शायद वे राजकुमार की वजह से मदद करना चाहते थे। शेरिस ने जवाब दिया कि सब ठीक था, क्योंकि वह राजकुमार के करीब थी। आदमी ने कहा कि हालांकि वे राजकुमार के लिए काम करते हैं, वे केवल आम लोग हैं। शाही परिवार के दूसरे सदस्य उन्हें नीचा दिखाते हैं, लेकिन राजकुमार ने कभी भी उनकी हैसियत की वजह से उन्हें परेशान नहीं किया। शाही परिवार में राजकुमार बैकाल के सिवाय ऐसा कोई नहीं था। शेरिस समझ गई कि यह सब राजकुमार की कृपा मिलने के बदले में कृतज्ञता का भाव था। इस लिहाज से शेरिस को पूरा भरोसा था कि अगर वह यह मरहम देगी तो यह सबको जरूर पसंद आएगा। अब काम शुरू करने का वक्त हो गया था। सबसे पहले ताजे तोड़े गए कैलेंडुला को एक साफ सुथरे जार में डालना था। दूसरे, इसे मीठी खुशबू देने के लिए संतरे के फूल मिलाने जरूरी थे। अगले कदम में कैलेंडुला को पूरी तरह ढकने तक तेल डालना था और आखिर में देवदार की सुइयां डालकर जार को बंद करना था। शमी ने हैरानी से जारों को देखा और पूछा कि क्या यह वाकई 1 महीने में दवा बन जाएगी? राजकुमारी शेरिस ने कहा कि यह एक ऐसा तेल बनेगा जिसका इस्तेमाल दवा के तौर पर किया जा सकेगा। दासी शमी यह सब बड़े ध्यान से देख रही थी और अंत में उसने उम्मीद जताई कि शाही परिवार के सदस्यों को यह दवा पसंद आएगी। बेशक, शमी को तब तक नहीं पता था कि यह दवा असल में उसी के लिए बनाई गई थी। शेरिस ने अभी अभी यह बात कहकर शमी को चौंका दिया था। शमी को विश्वास ही नहीं हुआ कि शेरिस ने यह कीमती दवा सिर्फ उसी के लिए बनाई थी। शेरिस मुस्कुराई और बोली कि यह सच है, क्योंकि जब शमी घायल हुई थी तो उसने एक अच्छी दवा का इस्तेमाल नहीं किया था। शमी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने राजकुमारी शेरिस से कहा कि वह बहुत दयालु है, क्योंकि यह दासी मरते दम तक शेरिस के कदमों में रहेगी। इसके बाद शमी शेरिस से लिपट गई और उसे गले लगाने लगी, यह कहते हुए कि यह उसकी जिंदगी का पहला ऐसा तोहफा था। इसी बीच नान्या लिंडेंस्की ने कहा कि उन्हें यह जानने में बहुत दिलचस्पी थी कि कैलेंडुला से बनी यह दवा कैसी होगी। आदमी मुस्कुराया और बोला कि जैसे ही सब कुछ तैयार होगा, उन्हें भी पता चल जाएगा। तभी टॉम्बी को अचानक याद आया कि शेरिस ने ऑर्सुलाइन से कितनी स्वादिष्ट और बेहतरीन दवा तैयार की थी। पिछली बार नान्या हंसी और कहा कि वह तब भी हैरान रह गई थी। इसी बीच शमी ने अचानक राजकुमारी शेरिस को एक सवाल पूछने के लिए बुलाया। शमी ने पूछा कि क्या किण्वन, फर्मेंटेशन के जादू का इस्तेमाल करना ज्यादा आसान नहीं होता? शेरिस ने कहा कि अगर उसे इसका उपयोग नहीं करना पड़ता तो चिकित्सक हैरान होता। शमी ने शेरिस से समझाने को कहा कि पिछली बार की तरह किण्वन के जादू का इस्तेमाल करना संभव नहीं था। हमारी नायिका शेरिस तुरंत इस पर सोचने लगी। शेरिस को कैसे समझाएं कि किण्वन और लंबे समय तक काढ़ा, इन्फ्यूजन बनाना दो अलग अलग बातें हैं। अगर इसे आलू बुखारे के शरबत की तरह किया जाए तो यह बिल्कुल अलग चीज बन जाएगी, जो उन्हें चाहिए ही नहीं। शेरिस ने उदास होकर कहा कि यह शायद काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे भी ठीक से नहीं पता था कि अगर उसने जादू का इस्तेमाल किया तो क्या होगा। शमी ने पूछा, क्यों ना एक बोतल लेकर उस पर जादू का इस्तेमाल करके देखें, बस एहतियातन। शेरिस और नान्या अचानक बातचीत में शामिल हो गईं और कहा कि यह दृश्य उन्हें अपनी दादी की याद दिलाता है।
उन्होंने समझाया कि उस समय हर घर में दादी की दवा की अपनी नुस्खा होती थी। यह तब की बात है जब उन्होंने खुद दवाएं बनाना बंद नहीं किया था। उनकी मां के समय से गाफनियस के मंदिर ने शक्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया था। यदि कोई परिवार दवा बनाता तो उन्हें चुड़ैल माना जाता था। राजकुमारी शैरीज समझ गई कि दवाओं और चिकित्सा गतिविधियों की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करना बेशक अच्छा था, लेकिन उन्हें चुड़ैल की तरह मानना। शैरीज के सिर पर एक माला रखते हुए महिला ने कहा कि चुड़ैल शिकार का युग धीरे धीरे अतीत की बात बन रहा था। लोग अतीत के ज्ञान के बिना जीवन को स्वाभाविक मानने लगे थे। शैरीस ने माला को देखा और पूछा कि उसे वैसा ही बनाना सिखाए। शमी ने प्यारी राजकुमारी शैरीस को देखकर कहा कि राजकुमार को यह निश्चित रूप से पसंद आएगा। हमारी नायिका शैरीस ने सोचा कि अगर यह सक्रिय हो जाता है तो ज्ञान और चिकित्सा का स्तर बहाल हो जाएगा। वह दिन जल्द ही आएगा जब शैरीस अपना मिशन पूरा कर लेगी। इसी बीच राजकुमार बैकाल पार्टी की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एक भव्य सरप्राइज पार्टी का विचार किया। सोफिया एवरविल ने कहा कि भले ही यह शानदार न हो, सब कुछ रंगीन ढंग से सजाया जाना चाहिए। उसने पूछा कि क्या गोद लेने की पार्टी केवल एक बार ही हो सकती है? इसे अविस्मरणीय होना चाहिए। बैकाल आखिरकार लड़की से सहमत हो गए। अपनी उंगली चटकाते हुए राजकुमार ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन था कि राजकुमारी चेरिस को पार्टी करना बहुत पसंद था। अगर इसे इस तरह से किया जाए तो यह पर्याप्त होगा। ये सब देखकर सोफिया ने कहा कि यह सब बहुत बढ़िया चल रहा है, और फिर जोड़ा कि अब 2 राजकुमारों के आने का समय हो गया है। इसी बीच वे पहले ही रास्ते में चल रहे थे और हवा में फैली खुशबू को सूंघते हुए महल तक पहुंच रहे थे। बैकाल ने अपने बेटों को देखा और खुश थे कि वे आ गए थे। लड़कों ने कहा कि वे अपनी बहन की पार्टी के लिए देर नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे अपनी बहन के लिए उपहार भी लाए थे। अपनी उंगली चटकाते ही वे पतली हवा से जैसे गिर पड़े। सोफिया एवरविल ने सभी उपहारों को गिना और कहा कि यह किसी राजकुमारी को अब तक मिले उपहारों की सबसे बड़ी संख्या थी। बैकाल को यकीन था कि वह उसकी चापलूसी करना चाहता था। हालांकि उसने तय किया कि वह इसे आज ही अच्छे मूड में लेगा और यह केवल चेरिस के लिए था। तब राजकुमार ने अपना हाथ हिलाया और कहा कि अब मुख्य किरदार के मंच पर आने का समय हो गया है। उसी क्षण उसने आतिशबाजी शुरू कर दी। बस एक क्षण बाद चेरिस ने चमकीली चमक देखी और पूछा कि वे क्या थे। नीना लिंडेंस्की ने कहा कि जाहिर है तैयारी पूरी हो गई थी। महिला ने कहा कि कुछ ऐसा था जो महाराज ने उसके लिए तैयार किया था। चेरिस इससे थोड़ी हैरान थी। कुछ समय बाद वे महल में आए। जैसे ही लड़की ने यह सब देखा, वह अविश्वसनीय रूप से खुश हो गई। जब उसने विशाल केक देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह सब उसके लिए था। इस उत्सव में चेरिस का स्वागत उसके भाइयों ने भी किया। ग्रेगी ने कहा कि वह बहुत खुश थी। कहा कि वे सभी इंतजार करते करते थक गए थे। शायद यह उसके छोटे पैरों के कारण ही था कि वे इतनी देर तक चले। जैसे ही ईडसिस ने माला देखी, उसने तुरंत कहा कि यह उसे बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद वह उसकी ओर झुका और पूछा कि क्या उसके लिए भी ऐसी ही सुंदर माला होगी। भले ही राजकुमारी ने उससे पहले कहा था कि वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को माला देनी होगी, वह अपने पिता के पास दौड़ी, अपने हाथ बढ़ाए और कहा कि यह माला उसके लिए थी। वह इसे जुड़वा बच्चों को पहले नहीं दे सकती थी, कुछ भी ध्यान दिए बिना। अपने सिर पर माला रखते हुए राजकुमार ने कहा कि यह उसे काफी अच्छी लग रही थी। ग्रेगी यह देखकर हैरान था कि उसके पिता ने भी माला अपने सिर पर रख ली थी। एक क्षण बाद चेरिस भाइयों के पास गई और कहा कि ये मालाएं उनके लिए भी थीं। मुस्कुराते हुए ईडसिस ने अपनी बहन से पूछा कि वह अपने सिर पर माला खुद ही पहनाए। ग्रेगी किनारे पर था। जैसे ही ईडसिस अपने सिर पर माला रखकर खड़ा हुआ, उसने अपने भाई से कहा कि उनकी बहन ने यह उनके लिए बनाई थी। तो चेरिस को माला पहनाने में क्या समस्या थी? उसने उसे देखा और उसे पहनाने के लिए कहा। ग्रेगी गुस्से में चिल्लाया और कहा कि उसे यह पसंद नहीं था। उसे यह क्यों पहनना चाहिए? राजकुमारी मुस्कुराई और कहा कि अगर वह इसे पहनता है तो वह एक अच्छा भाई होगा। ग्रेगी ऐसे क्रूर वार के लिए तैयार नहीं था। उसने कुछ और कहने की कोशिश की, लेकिन चेरिस ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि वह छोटी है और इसलिए कुछ भी सुन नहीं सकती। माला को हटाकर लड़की ने हार मान ली और कहा कि वह इसे नहीं पहन सकता, वह इसे किसी और को दे देगी।
लड़का दूर देखा और कहा कि वह इतनी लड़कियों वाली चीज नहीं पहन सकता। इड्सिस और छोटी राजकुमारी एक साथ हंसने लगे, तर्क को नहीं समझते हुए। हमारी नायिका हंसी और अपने भाई से सामान्य रूप से बात करना सीखने को कहा। वही गुस्से में ग्रेगी ने कहा कि वह उनसे बेहतर बोलता है। अचानक उसने माला छीन ली और कहा कि शुरू से ही उसकी बहन उसे यह देना चाहती थी, इसलिए यह उसकी चीज थी। जैसे ही माला ग्रेगी के हाथों में आई, राजकुमारी ने उसे बताया कि अगर उसने इसे लिया है तो उसे इसे पहनना होगा। यही नियम है। ग्रेगी दबाव सहन नहीं कर सका, हालांकि वह आखिरकार अपने सिर पर माला रखने के लिए सहमत हो गया। चेरिस ने तुरंत कहा कि वह प्यारा था। ईडसिस आया और पूछा कि उसके बारे में क्या। राजकुमारी मुस्कुराई और कहा कि वह भी प्यारा था। ठीक उसी क्षण राजकुमार बैकाल ने लड़की को बुलाया। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और कुछ महत्वपूर्ण कहने वाला था। वह उसके सामने झुका और कहा कि गोद लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। उस क्षण से, चाहे कोई कुछ भी कहे, वह उसकी बेटी थी। चारों ओर देखते हुए लड़की ने अपने अब परिवार को देखा। हालांकि यह अधूरा था, फिर भी यह एक परिवार था। हालांकि उनमें एक कमी थी। लड़की ने उनसे पूछा कि क्या उनकी कोई माँ है और वह कहाँ थी। अपने भाइयों को देखते हुए उसने देखा कि वे कितनी जल्दी पीले पड़ गए। क्या वह वास्तव में मर गई थी? एक क्षण बाद लड़कों ने हंसते हुए कहा कि उसका चेहरा अवर्णनीय था। उसकी माँ के साथ सब ठीक था। वह और उसके पिता बस तलाकशुदा थे। ईडसिस ने कहा कि उनकी माँ इतनी उज्जवल व्यक्ति हैं कि वह केवल महल में ही नहीं रह सकती। केक से चेरी देते हुए लड़के ने कहा कि उसके पास एक शानदार बुद्धि है। उसने कहा कि अगर उसकी माँ एक वास्तविक व्यक्ति है तो वह सिर्फ एक कठपुतली या एक संत नहीं है जो अपने लिए खेद महसूस करता है। उसकी माँ इतनी दयालु है कि वह किसी और को नहीं बता सकती कि वह अपने जीवन से कितना खुश है। इड्सिस और अन्य इड्सिस की तरह प्यार में थे। वे अपने रिश्ते को अपने बीच रखना चाहते थे और अपनी देखभाल करना चाहते थे। भले ही इड्सिस न तो पिता था और न ही बेटा, इड्सिस फिर भी एक आदमी था। लड़का और उसकी माँ दोनों इंसान और भगवान थे और दोनों ही अद्भुत थे। इड्सिस परिवार में अकेला बच्चा था और इड्सिस ही एकमात्र था जिसने उसे कभी खुश किया। भले ही इड्सिस डरावना या नायक नहीं था, इड्सिस सदमे में बड़ा हुआ और इड्सिस ऐसा लग रहा था कि इड्सिस ने इड्सिस को देखा और उसे बताया कि वह अकेला नहीं है, बल्कि एक तीसरा रिपोर्ट कार्ड भी है। क्या उसने इसे फिर से छिपा दिया? लड़के का चेहरा पलक झपकते ही बदल गया। महाराज ने गहरी सांस ली और कहा कि वह आज इस पर आंखें मूंद लेंगे, लेकिन रिपोर्ट कार्ड कल तक उसकी मेज पर होना चाहिए। मजे करने का समय आ गया था। ग्रेगी ने अपनी छोटी बहन को एक उपहार खोलने का सुझाव दिया, क्योंकि वे सभी उसके थे। अपने हाथों में एक बक्सा लेते हुए उसे आखिरकार समझ आया कि राजकुमारी होने का क्या मतलब था, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब उसका था। यह उसके लिए हमेशा मुश्किल था, क्योंकि उसे कार्यों और हारने की चिंता करनी पड़ती थी, लेकिन कम से कम आज के लिए वह शांत हो सकती थी। अचानक लड़की ने सोचा, जैसे ही कोई दुर्घटना होती है और वह सब कुछ खो देती है जो उसने प्राप्त किया है, वह खो जाएगा। उसी क्षण संकेतों वाली एक विंडो पॉप अप हुई। चूंकि आज एक अच्छा और खुशहाल दिन है, उसने सोचा कि वहां कुछ अच्छा होगा। हालांकि क्या उसे उनके छल में फंसने का नाटक करना चाहिए और फिर भी संकेत का उपयोग करना चाहिए? उसी क्षण उसने संकेत देखने के लिए कहा कि ड्रैगन स्ट्रीट पर आप सेव पॉइंट के बारे में डेटा खरीद सकते हैं। भले ही वह हार जाए, वह वांछित चरण को फिर से शुरू कर सकती है। चेरिस अविश्वसनीय रूप से खुश थी कि उसे उस क्षण से शुरू नहीं करना पड़ा जब अलेक्जेंड्रा ने उस पर कदम रखा था। उसी क्षण उसे याद आया कि ड्रैगन स्ट्रीट में प्रवेश करने का ही 1000 पत्थर खर्च होता था। खजाने की छाती में कम से कम 50 मिलियन और लगेंगे। उसे एहसास हुआ कि वह मरहम के साथ कार्य पूरा करने के 1 महीने बाद ड्रैगन स्ट्रीट पर जा पाएगी। तब तक वह पहले से ही एक वास्तविक परिवार की भावना की आदी हो चुकी होगी। उसने धीमी आवाज में कहा, पिताजी? और एक क्षण बाद बैकाल उसके पीछे दिखाई दिया। पूछ रहा था कि क्या उसने उसे बुलाया था। जवाब का इंतजार किए बिना उसने जोड़ा कि उसके पास अपनी बेटी को कुछ दिखाना था, किसी भी मामले में। उसे अपनी बाहों में लेकर वे आगे बढ़े। चेरिस ने पूछा कि वह उसे क्या दिखाने जा रहा था। जवाब एक शब्द था,
एक पेड़। कुछ समय बाद वे आए। इन बेर के पेड़ों के नाम इड्सिस और ग्रेगी थे। उन्हें लगाए हुए केवल 12 साल हुए थे, इसलिए वे दूसरों से छोटे थे। लड़के ने कहा कि जब विन उपनाम वाले लोग पैदा होते हैं तो इस गली में एक पेड़ लगाया जाता है। आमतौर पर पिता ही इसे लगाता है। राजकुमार बैकाल ने अपनी बेटी से कहा कि वह आज यहाँ एक पेड़ लगाएगा। चेरिस को तुरंत पता चल गया कि यह उसका पेड़ होगा। ठीक उसी क्षण सोलोप उनके पीछे एक अंकुर और एक फावड़े के साथ खड़ा था, जिससे वे पेड़ के लिए एक गड्ढा खोदेंगे। अपने पिता और सोलोप को एक पेड़ लगाने के बारे में चर्चा करते हुए देखकर लड़की ने सोचा कि अगर उन्होंने जादू का इस्तेमाल किया होता तो वे पलक झपकते ही सफल हो जाते। लेकिन फिर भी उसे राजकुमार बैकाल से ईमानदारी महसूस हुई